ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे देश की भोली भाली जनता को उनके राजनेताओं द्वारा बहुत बड़े अंधकार में रखा गया है, उनको गुमराह किया गया है। कहते हैं कि 15 अगस्त सन 47 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमें पूर्ण आज़ादी मिली नहीं। नेताजी का विचार था कि हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए, लेकिन नेताजी के विचारों के अनुरूप पूर्ण आज़ादी नहीं मिली। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे 3 लोगों के मध्य समझौता हुआ और उस समझौते में हमें औपनिवेशिक आज़ादी दी गई। औपनिवेशिक आज़ादी का अर्थ होता है आधी अधूरी आज़ादी। उसी आज़ादी में हमारे ऊपर कितनी शर्तें थोपी गईं। सबसे पहला समझौता तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के लिए किया गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा भारत सहित 48 राष्ट्रमंडलीय देशों में अगर कहीं भी मिलते हैं तो भारत सरकार तुरंत ब्रिटिश सरकार के हवाले नेताजी को कर देगी। 15 अगस्त सन 47 को हमें पूर्ण आज़ादी मिली, तो फिर 22 जून सन 1948 तक भारत का सर्वेसर्वा गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन क्यों बना रहा? जब लॉर्ड माउंटबेटन ने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को जो शपथ ग्रहण कराई, वो शपथ क्या थी कि मैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल के पद पर होते हुए यथाविधि यह शपथ लेता हूं कि मैं सम्राट जॉर्ज पंचम एवं जॉर्ज षष्ठ एवं उनके उत्तराधिकारियों के प्रति कानून के मुताबिक विश्वास के साथ वफादारी निभाता रहूंगा। आज भी हमारे संविधान के अंदर कितने ऐसे अनुच्छेद हैं जिनसे भारत सरकार संशोधन की तो बहुत बड़ी बात है, उन प्रश्नों को पढ़कर भी नहीं देख सकती। अनुच्छेद 370, 371, 372 कितने ऐसे अनुच्छेद हैं। हमारी जो व्यवस्था है वो आज भी पूर्ण रूप से अंग्रेजों के हाथ में है, ब्रिटिश सत्ताधीशों के हाथ में है। आज भी हमारा रिमोट ब्रिटेन के अंदर है। लोकसभा के अंदर कोई भी प्रस्ताव पास होता है तो पहले उनकी मोहर लगती है। आज भी हमारी पार्लियामेंट में 2 मेंबर बैठते हैं उनके, आखिर वो क्यों? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे हमारे देश की जनता को बिल्कुल अंधेरे में रखा गया है। वर्तमान व्यवस्था के तहत अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, और हम भारतीयों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इसलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की विचारधारा थी कि हम पूर्ण आज़ाद होके ही रहेंगे, लेकिन कुर्सी के लालच में कुछ चंद लोगों ने आजीवन युद्ध अपराधी का वारंट लगा दिया और आज भी नेताजी पर पूर्ण रूप से युद्ध अपराधी का वारंट भारत में लागू है। यहां तक कि उस समय 48 राष्ट्रमंडलीय देश थे, आज उनकी संख्या 53 हो चुकी है। और सत्ता के लालची इसे आगे बढ़ाते गए और आज भी भारत की कुर्सी पर चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई प्रधानमंत्री बैठे, पहले वो उसी फाइल पर साइन करता है, उसके बाद वो प्रधानमंत्री की कुर्सी को चुनता है। 2021 में /23 नंबर का प्रस्ताव है कि अगर भारत सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, शुद्ध उसके विचार हैं, तो वो 2391 में /23 नंबर का वो क्या प्रस्ताव है, वो भारतीय जनमानस को क्यों नहीं उससे अवगत कराती, उनके सामने उन फाइलों को क्यों नहीं ओपन करती। तो हम कहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की विचारधारा पर हमें पूर्ण रूप से आप सब लोगों को साथ लेकर के, युवाओं को साथ लेकर के एक व्यक्ति एक लाभ द्वारा शुद्ध समाजवाद की स्थापना करनी है। नेताजी का विचार था कि वर्गविहीन व जाति विहीन समाज की स्थापना कर भारत को उस पथ की ओर ले जाना जहां मानव द्वारा मानव का अपमान व शोषण न हो तथा भय मुक्त समाज की स्थापना कायम की जा सके। नेताजी साम्राज्यवादी व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन आज भी वही हो रहा है। राजा का बेटा राजा बन रहा है जैसे पूर्व में था। आज भी कितनी भी पार्टियां हैं, सबको देख लीजिए, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, यानी कुर्सी वंशानुगत चली आ रही है। इसलिए हम चाहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण होना ही चाहिए, धन का समान बंटवारा होना चाहिए। आज मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के एक व्यक्ति पर ही एक दिन का खर्चा 4,14,000 रुपए पर डे होता है, और वहीं हमारे देश के 44 करोड़ लोग रोजाना भूखे सोते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की विचारधारा पर ही हमें अमल करना होगा और उस पर पूरी ताकत के साथ हमें काम करना है। शहीद भगत सिंह हों
चंद्रशेखर आजाद हों, राम प्रसाद बिस्मिल हों, मंगल पांडे हों, राजगुरु हों, सुखदेव हों, नाम अनाम जितने भी हमारे देश के क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर दिया, यहां तक अपनी जान तक को भी न्यौछावर कर दिया देश के लिए, उनको पता था कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें तो निश्चित यहां से जाना ही होगा, या तो फांसी मिलेगी या सीने पर गोली मिलेगी खाने को। लेकिन उनका एक बहुत बड़ा मिशन था, उनको पता था कि हम तो गए, लेकिन आने वाले कल के भारत को तो कम से कम हम बचा लें, अपनी आने वाली पीढ़ियों को तो बचा लें। इसलिए उनका जो किया हुआ कार्य था, जो अधूरा रह गया, उसको पूरा करने के लिए उस परमपिता प्रभु परमात्मा ने हमें दोबारा से फिर इस धरती पर जन्म लेके भेजा है। हम वही आत्मा हैं। पहले हमारा नाम कुछ था, गांव कोई था, शहर कोई था, लेकिन हैं हम वही आत्मा। और ये मैं आपको विश्वास के साथ कह देना चाहता हूं कि जब तक हम देश को पूर्ण आजादी नहीं दिला देंगे, तब तक हम चैन से बैठ नहीं सकते। और परमपिता प्रभु परमात्मा इस कार्य को पूर्ण कराने के लिए हमें बार बार इस धरती माता पर भेजता रहेगा, और हम इस काम को पूर्ण करके ही यहां से मोक्ष को प्राप्त होगा। आज की जो व्यवस्था है, हमारी अन्याय सहने व स्वार्थ की कमजोरी ने ही हमें इन राजनेताओं व व्यवस्था का गुलाम बना रखा है। गुलामी करते करते हम अन्याय, अत्याचार, शोषण सहने के आदी हो गए हैं। जब तक हम निस्वार्थ व निर्भीकता के साथ ऐसी कुटिल नीतियों का विरोध नहीं करेंगे, तब तक हमें दासता से मुक्ति व पूर्ण स्वतंत्रता एवं आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी। राष्ट्र एवं गरीबों की सहायता करना हमारा परम धर्म है। यह सेवा, सहायता हमारा एहसान नहीं, कर्तव्य है। भारतीय व्यवस्था में दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, अन्याय, शोषण, अत्याचार एवं भ्रष्टाचार को देख मानव जाति का खामोश व शांत बैठे रहना मनुष्य होकर पशु से भी बदतर है। यदि मनुष्य में साहस, लगन और दृढ़ संकल्प हो तो वह क्या नहीं कर सकता। मैं मानता हूं कि मनुष्य की शारीरिक व मानसिक व्याधि को अपने ऊपर तो नहीं ले सकता, किंतु वह उस व्याधि को समाप्त करने में काफी हद तक सफल हो सकता है। हमारे देश की जनता पूर्णतः विदेशियों की नीति व हाथों की कठपुतली बन चुकी है। हम जो कुछ भी बने हैं वह सब उन विदेशियों की चाल है। हमारी शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता व संस्कार, सब जो इसका बेड़ा गर्क हुआ है, वो सब विदेशियों की देन है। अन्यथा आज भगवान श्री राम, महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, बुद्ध, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का भारत इतना पतित नहीं हो सकता था जितना हो गया। अपने पतन का कारण हम स्वयं, हमारे भ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट व्यवस्था व भ्रष्ट शासन तंत्र है। हमें अपनी मुक्ति व आर्थिक आजादी और पूर्ण स्वाधीनता को प्राप्त करने हेतु स्वयं आगे बढ़कर हर भारतवासी को विदेशियों की दुर्नीतियों का विरोध बढ़ चढ़कर एवं संघर्ष करना होगा। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब अपने ही देश में हमारी कीमत व हालात कुत्तों से भी बदतर होगी। देश का नौजवान ही देश का प्राण है। हमारे उद्घोष तृतीय स्वाधीनता संग्राम व वर्तमान व्यवस्था को बदल नव व्यवस्था कायम का पावन प्रयाण नौजवानों के योगदान पर निर्भर है। नौजवानों की संगठित शक्ति ही इस महायज्ञ को पूर्णता प्रदान करेगी, ऐसी मेरी आशा है। मैं सभी देश के नौजवान, मजदूर, किसानों का आह्वान करता हूं कि वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रदत्त इस व्यवस्था को, जो हमने उनके द्वारा जो प्राप्त हुई, उसका जो निर्माण किया है, मैं सबका आह्वान करता हूं कि आप सभी आएं और जो हमें औपनिवेशिक आजादी मिली उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर नव व्यवस्था कायम करने हेतु बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आओ नौजवानों साथ चलें, विश्व के उत्थान को मेहनत से हम जन्नत बनाएं, पहले हिंदुस्तान को। वर्तमान व्यवस्था में शोषण हुआ गरीब का, नव व्यवस्था कायम कर आरक्षण बंद करेंगे अमीर का।